अधिकारियों के परिचय के लिए मेरे ठीक बाएं और श्रीमान अक्षय पांडे जी, माध्यम से आप लोग देखेंगे आप रुड़की IIT से PhD कर रहे हैं तो वही प्रारूप और दोबारा आप मूलतः देखना चाहता है। छतरपुर आज का मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आज के इस कार्यक्रम के अपने माननीय अध्यक्ष के नाते यहाँ पर विराजमान हैं। उनके ठीक बराबर में श्रीमान राजवीर जी, आप अध्यापक हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अखंड भारत के विषय में अपने विचार रखें। धन्यवाद कार्यवाह जी। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित मंचासी आदरणीय पांडे जी, हमारे सभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रभक्त हिंदू बंधुओं, माँ दुर्गा के प्रांगण में आज हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। सर्वप्रथम तो अखंड भारत की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी जानते हैं कि इस देश की आजादी के लिए अनेक वर्षों से बहुत से संघर्ष हुए। कहने को तो कहते हैं कि 1857 की क्रांति इस देश की पहली क्रांति थी, किंतु 1828 में इस रुड़की क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई थी आजादी के लिए, इस अखंड भारत को जिस स्वरूप में था इसमें आजाद कराने के लिए जो 1828 की रुड़की की क्रांति थी, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। आप सभी जानते हैं इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश के संघर्ष के लिए अनेक लोगों ने इस रुड़की की तलहटी में नीचे की ओर हरिद्वार के आसपास शिवालिक पर्वत की तलहटी में बहुत से लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। मुझे याद आता है कुंवर सिंह का वो संघर्ष, जब कुंजा बहादुरपुर से लेकर के और हिमालय की तराई तक लगातार 20 दिन तलवार बजाई, अंग्रेजों से लोहा लिया। मुझे याद आता है कल्याण सिंह की वो क्रांति, जब कल्याण सिंह जी तलवार लेकर के घोड़े पर बैठ करके अंग्रेजों को ललकारते हुए निकले थे। मुझे याद आता है आज वो समय जब 67 लोगों को एक साथ पकड़ करके फांसी दे दी गई थी इसी रुड़की में। आज भी वो पेड़ हमारी रुड़की में नंद विहार में स्थित है। साथियों, उस समय की वो क्रांति इस रुड़की क्षेत्र को, इस हरिद्वार क्षेत्र को कहना चाहिए कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जागृत करके चली गई थी। अनेक राजाओं ने, रजवाड़ों ने आगे बढ़ करके अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। हमारे देश के ऊपर जो गुलामी की काली छाया वो डाल रहे थे, उस छाया के लिए निरंतर वो लोग लड़ते रहे। यहाँ तक कि देखने में आया है कि भारत का जितना भी भूभाग था वो सारा का सारा रणमय हो गया था, युद्धमय हो गया था। सारा का सारा जो भूभाग था वो रणमय हो गया था, युद्धमय हो गया था। और नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और कश्मीर, चारों तरफ भारत में लोगों ने संघर्ष किए। मध्य भारत में भी देश को आजाद कराने के लोगों ने संघर्ष किए, अनेक बलिदान दिए। आप सबको याद होगा कि जिस समय एक छोटी सी बालिका मैनावती कानपुर में जब अंग्रेजों की सेना ने उस बेटी को घेर लिया, वो नाना साहब की दत्तक पुत्री थी, वो भी अपने हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर मुंह से लगाम पकड़ करके दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई जब लड़ती लड़ती बिठूर तक जा पहुंची, बिठूर में उस बालिका को पकड़ लिया गया। और कितनी दर्दनाक बात है कि एक पेड़ से बांध करके उसके ऊपर लकड़ियां डाल करके उसे बिठूर में जिंदा ही जला दिया गया। लेकिन एक बार भी उस बेटी ने उफ तक नहीं की। भारत माँ की जय जयकार करते करते उसने अपने प्राण दे दिए। ऐसी ऐसी बालिकाएं, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, अनेक वीरांगनाओं ने इस देश के लिए संघर्ष किए।
अनेक वीरों ने इस देश के लिए संघर्ष किए। यहाँ तक कि जिस समय राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव तीनों को पकड़ लिया गया था सैंडर्स की हत्या में, और जब फांसी देने की बात आई थी तो समझौते की मेज पर बैठकर अंग्रेजों ने समझौता करना चाहा। वो जानते थे कि यदि भगत सिंह को फांसी दे दी गई तो पूरे भारत में क्रांति आ जाएगी। उन्होंने गांधी जी से समझौता करने का प्रयास किया और एक गारंटी मांगी थी कि एक बार आप ये गारंटी ले लो कि फिर से वो कभी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी ने उस समय लिख कर नहीं दिया था। इतने समझौते अंग्रेजों ने भारतीयों के तोड़े हैं, इतने दिल भारतीयों के तोड़े हैं, कितना भारतीयों पर अत्याचार किए हैं। लेकिन एक दिन यदि हम एक समझौते को तोड़ देते तो आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों की फांसी नहीं होती। साथियों, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी इस देश में रहे हैं। लाला लाजपत राय को आप सब जानते हैं कि जिस समय पंजाब में एक आंदोलन था, उस आंदोलन में लाठियां भांजी गई, लाला लाजपत राय को लाठियां लगी और लाला लाजपत राय संघर्ष करते करते जो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने अपने साथियों को कहा था कि क्रांति की मिसाल चलाए रखना, पीछे न हटना, अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। लाला जी का ही बदला लेने के लिए उस समय सैंडर्स को उन्होंने निशाना बना करके गोली मारी थी। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी योद्धा हमारे देश में पैदा हुए हैं। मैं भूल नहीं सकता 1919 को उस जलियांवाला बाग कांड में जहाँ एक तरफा गोली चलाई गई थी। जो जलियांवाला बाग कांड में गया होगा उन्होंने देखा होगा कि किस प्रकार की वहाँ स्थिति थी। वहाँ से लोग दौड़ते दौड़ते जब आगे बढ़े तो एक कुआं था, एक के बाद एक करते करते उस कुएं में गिर गए, लाशें पक गई, कितने लोग वहाँ मारे गए, किंतु फिर भी हमारे वीर क्रांतिकारी पीछे नहीं हटे। किसी की कल्पना नहीं थी कि जब 1947 में देश आजाद होगा वो इस स्वरूप में होगा जिस स्वरूप में आज है। जो गांधी जी कहा करते थे कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, पहले मेरी लाश से गुजरना होगा, उस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितने दुख की बात है कि 14 अगस्त को जिस समय यूनियन जैक उतर रहा था, भारत का तिरंगा झंडा चढ़ रहा था, अर्धरात्रि के समय भारत माता की 2 भुजाएं काट दी गई बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में। याद करिए उस भारत के स्वरूप को अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, म्यांमार से लेकर बर्मा तक, बांग्लादेश तक, नेपाल से लेकर के भूटान तक, तिब्बत तक सारा क्षेत्र कभी भारत में हुआ करता था। कितने दुख की बात है कि थोड़े से कागज के लिए और एक सत्ता लोलुपता के कारण भारत माँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, वरना अंग्रेजों के तो पैर उखड़ गए थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन की संसद में अंग्रेजों ने प्रस्ताव तक पास कर दिया था और कहा था कि 24 अक्टूबर 1948 को हर स्वरूप में हम भारत को छोड़ देंगे। आखिर वो कौन सी गलती थी, कौन सी बात थी? जो गांधी जी ये कहा करते थे कि भारत का बंटवारा मेरी लाश के ऊपर होगा, वो कौन सी मजबूरी थी कि भारत माता के टुकड़े करने के लिए वो तैयार हो गए। आज ये बहुत दुख की घड़ी है। हम लोगों ने जो हमारे पूर्वजों ने खून बहा, हमारे पूर्वजों ने जो एक प्रकार से अनेक युद्ध लड़े, क्रांतियां हुई, हमारी पांव बेटियां तक की इज्जत लूटी गई, देश के बंटवारे की विभीषिका हमने झेली। किस प्रकार से लाशें पक करके पाकिस्तान से आई, किस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं को एक स्थान पर रख करके कत्ल कर दिया गया, 32 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। ये कैसा बंटवारा था कि भारत की धरती लहूलुहान हो गई। एक तरफ तो हम भारत को खंड बनाने की बात करते थे, दूसरी तरफ इस प्रकार का माहौल पैदा हो गया। जिस समय सियालकोट से गाड़ी भर करके आई तो अमृतसर में जब आकर के देखा तो लाशों से पटी हुई शानदार एक्सप्रेस गाड़ी थी। उसी समय पंजाब में क्रांतियां हुई, रक्त रंजित हो गई ये भूमि। एक छोटी सी भूल के कारण हम इतनी बड़ी कुर्बानी दे बैठे, एक छोटी सी भूल के कारण हम आधा अधूरा भारत लेकर के बैठ गए, वरना कोई ताकत नहीं थी कि हिंदुओं की ताकत को कोई ललकार सके। वो बात ही नहीं थी जो कोई हमारा आकर के सामना कर सके। ऐसे क्रांतिकारी साथियों ने जब ये बलिदान दिए, आज यदि उनकी हुतात्माएं हमसे पूछती होगी
कि ए भारत के वीरों, क्या हमने इसीलिए फांसी खाई थी? ए भारत के लोगों, क्या लड़ते लड़ते हम हिमालय की तलहटी में इसीलिए शहीद हुए थे? तो आज आत्मा चित्कार कर उठती है, रो उठती है। आज आजाद भारत की दशा को भी देखें तो किस प्रकार से उस समय की भूल के कारण हमने कितने कष्ट उठाए हैं। किस कश्मीर को हम भारत का सिरमौर बनाते हैं, आज से 7 साल पहले तक भी याद करिए, वहां किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। उस समय आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि लाल चौक पर जाकर के मैं झंडा फहराऊंगा। कितनी विडंबना की बात है कि अपने देश में झंडा फहराने के लिए भी, तिरंगा ध्वज फहराने के लिए भी हमारे नेताओं को प्रतिज्ञा करनी पड़ी, राष्ट्र नेताओं को प्रतिज्ञा करनी पड़ी। पूरे भारत से तिरंगा यात्रा निकली और जिस समय तिरंगा यात्राएं बसें भर भर करके कश्मीर की ओर जा रही थी तो भारत सरकार का दिल भी डोल रहा था, मन भी कांप रहा था, क्या होगा। वहां आर्मी को अलर्ट कर दिया गया और बताया गया कि बहुत से लोग आ रहे हैं, उन्हें बॉर्डर पर ही रोका जाए वरना खून खच्चर हो जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। धिक्कार है ऐसे शासन को, धिक्कार है ऐसी सरकार को जो अपने देश में भी तिरंगा झंडा फहराने के लिए आर्मी का सहारा देती है और घबराती है। वहाँ 5 लोग मात्र झंडा फहराने के लिए इजाजत दी गई थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस समय तत्कालीन समय में उनके साथ गए थे और वो तिरंगा फहराया था। 2 रॉकेट धनातंक आतंकवादियों ने दागे थे किंतु उनका हौसला पस्त नहीं हुआ, वही तिरंगा गाड़ा था। उसी समय एक हमारे सुंदर कवि ने एक बात लिखी थी कि राष्ट्रभक्ति के मंत्र वहाँ जाकर हमने बांचे तो है, देशद्रोह के बिस्तर के फन पर चढ़कर नाचे तो है, आतंकवाद के अंदर को गढ़ में जा ललकारा तो है, भीमा ही सही पर जाकर उनके गाल पे चाटा मारा तो है। हमारे वो नेता वहाँ गए थे और लाल चौक पर झंडा फहरा कर गए थे। आज देखिए आज कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकल रही है, आज कश्मीर में हर जगह झंडा फहराया जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की मेहनत का कमाल है, उनकी हिम्मत का कमाल है कि आज पूरे भारत में अनवरत तिरंगा फहराया जा रहा है। पूरा भारत जो आजादी के बाद जहाँ एक प्रकार से अलगाववाद की लहर चल रही थी, आज वहां भी जाकर के देखें तो चारों तरफ तिरंगा दिखाई देता है। ये आप लोगों की मेहनत है, ये भारत के वीरों का परिचय है और राष्ट्र सरकार का परिचय है। साथियों, याद करिए इस देश की वो घटनाएं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारे हिंदू भूल जाते हैं कि जिस समय उड़ीसा में वो घटना हुई थी, ग्राम स्टैंड नाम के पादरी को कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की जो संस्कृति है वो किसी को जलाने की, किसी को मारने की, किसी को काटने की संस्कृति नहीं है, उनकी संस्कृति तो जोड़ने की है। संघ चाहता है कि जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो इस धरती माता से जुड़े, जो यहाँ का दूध पीता है, यहाँ का अन्न खाता है, वो यहाँ के बंदा है। यही राष्ट्रीय संघ की सोच है। लेकिन उस समय जब ग्राम स्टैंड पादरी के समय उसके बच्चे को और उन्हें जिंदा जला दिया गया था तो 15 दिन तक संसद कांग्रेस सरकार ने चलने नहीं दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 15 दिन तक एक दिन भी संसद नहीं चली। उसी समय एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई थी। दुखद घटना ये हुई थी कि कश्मीर में 40 हिंदुओं को 5 एक जगह, 32 एक जगह और 3 एक जगह रख करके कत्ल कर दिया गया था। एक दिन भी संसद नहीं रुकी, एक दिन भी देश में मौत हरण नहीं हुआ। ये फर्क था हिंदुओं का, में फर्क था दूसरे लोगों का। भारत के समय